हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। तो देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था व्यापार चक्रों के बारे में, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। तो व्यापार चक्र के बारे में मैंने बताया था कि व्यापार चक्र क्या होते हैं, व्यापार चक्र का अर्थ हमने देखा था, व्यापार चक्र की परिभाषाएं देखी थी और व्यापार चक्र के विभिन्न चरण और अवस्थाएं हमने देखी थी कि व्यापार चक्र किस प्रकार से क्रियाशील होते हैं, एक के बाद एक नियमित दौर से एक के बाद एक कौन सा दौरा नियमित रूप से चलता है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और इसी में देखेंगे आज के वीडियो में व्यापार चक्रों की विशेषताएं, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण के उपाय, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिबंधात्मक उपाय और निवारणात्मक उपाय। तो स्टार्ट करते हैं व्यापार चक्र। पहला हम देखते हैं व्यापार चक्रों की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स। तो प्रथम विशेषता है इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति, इंटरनेशनल कैरेक्टर। देखिए व्यापार चक्रों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? व्यापार चक्रों की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी देश में प्रारंभ हो, किसी भी एरिया में, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लेते हैं। इंटरनेशनल प्रकृति के हैं ये बिल्कुल, यानी कि सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं हैं। कोरोना वायरस की तरह इसको हम संज्ञा दे सकते हैं, कोरोना वायरस की तरह, जो चूंकि आपने देखा समस्त देशों के निवासी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, विभिन्न देशों के निवासी एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से आने जाने में कोरोना वायरस भी साथ लाए और समस्त विश्व में इसको फैला दिया। तो इस प्रकार से ये व्यापार चक्र भी सेम इसी प्रकार की नेचर के हैं। तो कोरोना वायरस और व्यापार चक्र को हम सिमिलर बोल सकते हैं, दोनों एक ही परिवार से हैं। किस प्रकार से? व्यापार चक्र यदि एक देश में स्टार्ट हुआ, मान लीजिए तेजी का दौर स्टार्ट हुआ, अब ये आप सभी को पता है, हम पढ़ते हैं दूसरे वाले पेपर में इंटरनेशनल ट्रेड में कि आयात निर्यात किए जाते हैं विभिन्न देशों के मध्य में। अब होता क्या है, जब आयात निर्यात की क्रियाएं होती है तो इसका इफेक्ट क्या होता है? यदि अमेरिका में कोई वस्तु महंगी हो गई है किसी भी कारण से, तेजी का दौर है वहाँ पर, तो जब भारत में वस्तुओं का आयात किया जाएगा अमेरिका से, तो भारत को भी वो वस्तुएं महंगी मिलेगी, अधिक रेट पर मिलेगी और भारत में भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से, और दूसरे देश में किसी ने भी और यहाँ से आयात किया, भारत से आयात किया इस किसी भी वस्तु को, तो उसमें भी यही इफेक्ट होगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो तेजी का दौर है ये सभी अर्थव्यवस्थाओं में फैल जाएगा, संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं इसकी प्रकृति कैसी है, इंटरनेशनल लेवल की है। एक देश में प्रारंभ होगा तो इसका मतलब है दूसरे देशों को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि समस्त देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इस प्रकार से ये प्रभावित करेगा। नेक्स्ट इसका विशेषता हम देखते हैं निश्चितता एवं नियमितता, सर्टेनिटी एंड रेगुलरिटी। सर्टेनिटी और रेगुलरिटी से क्या मतलब हुआ, यानी कि व्यापार चक्र एक निश्चित अवधि के बाद आते हैं, लगातार नियमित रूप से चलेंगे, यानी कि 7, 8, 10 साल भी इनका टाइम पीरियड हो सकता है। यदि बड़े व्यापार चक्र है तो इससे भी ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के हो सकता है। तो लगातार यदि तेजी का दौर है तो वो तेजी ही शो करेगा काफ़ी लंबे टाइम तक, उसके बाद मंदी का दौर लंबे टाइम तक चलेगा और फिर तेजी का दौर चलेगा, यानी कि नियमित रूप से एक निश्चित है कि हाँ इतना टाइम तक चला है ये दौर तेजी का, तो वो इतने टाइम तक अगली बार भी चलने की संभावनाएं बनी रहेगी। पिछली चीज़ों को हम देखें इतिहास में जाके, तो यदि तेजी का दौर 5-6 साल चला है तो आगे भी वो 5-6 साल तक चलने की संभावनाएं हो जाती है, बनी रहती है। तो इस प्रकार से इसमें निश्चितता और नियमितता बनी रहती है। अगला देखिए मूल्यों की स्थिति। देखिए मूल्यों की स्थिति यानी कि प्राइस सिचुएशन क्या होती है। प्राइस सिचुएशन पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। जनरली इससे कृषि पदार्थ सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। कृषि पदार्थों के मूल्यों में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। कृषि पदार्थों की मांग कैसी होती है, लोचदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो उन्हीं के लिए इसलिए सबसे ज़्यादा व्यापार चक्रों का प्रभाव किस पे पड़ता है, कृषि मूल्यों पर, कृषि वस्तुओं पर, और निर्मित माल के मूल्यों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, उनके कीमतें स्थिरता पाई जाती है उनकी कीमतों में। नेक्स्ट देखिए मूल्यों तथा उत्पादन में एक ही दिशा में परिवर्तन। देखिए मूल्य और उत्पादन की दिशा सभी में
दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं। यदि मूल्यों में वृद्धि होती है तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तेजी के समय क्या होता है, मूल्य भी बढ़ते हैं और उत्पादन भी बढ़ता है, और मंदी के समय मूल्य गिरते हैं तो उत्पादन भी गिरता जाता है। इफेक्ट इसका मुख्य इसके पीछे कारण क्या है? तेजी के समय जैसे ही मूल्य बढ़ते हैं, मूल्य बढ़े इसका मतलब क्या होगा, उत्पादकों के लाभों में वृद्धि हो जाएगी और वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे और अधिक लाभ कमाने के लिए लगातार इन्वेस्ट करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से दोनों की दिशा एक तरफ चली, मूल्य बढ़े उत्पादन बढ़ा। दूसरी बात, जब मंदी के समय में कीमतें गिरती है तो उत्पादकों के लाभ कम होना प्रारंभ हो जाते हैं, उनके लाभ कम हो जाते हैं तो वो प्रोडक्शन भी कम करने लगते हैं। तो दोनों की दिशा एक ही है। नेक्स्ट देखिए, असमान प्रभाव, डिसिमिलर इफेक्ट्स, यानी कि जो व्यापार चक्र है ये सभी उद्योगों और व्यापारों पर समान रूप से प्रभाव नहीं डालते, सब में भेदभाव करते हैं। ये किस प्रकार से भेदभाव करते हैं? आप देख रहे होंगे वर्तमान में जो मंदी की अवस्था चल रही है, एक तरह से ऐसी सिचुएशन में कुछ उद्योग में तो मांग बनी हुई है। जैसे कि आप यदि हम बात करें कि किराने की सामान जितने भी हैं, सब्जियां हैं, उनकी मांग बनी हुई है। रोज़ जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी मांग बनी रहती है, क्योंकि वो रोज़ डेली यूज़ में काम आने वाली वस्तुएं हैं। इसकी दूसरी तरफ आप देखिए, जो भी पूंजीगत वस्तुएं हैं उनकी मांग कम हो गई है। तो क्या है, दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, असमानता है। एक उद्योग में मांग बनी हुई है, दूसरे में मांग कम हो गई है। तो इसका जो प्रभाव है व्यापार चक्रों का, कुछ उद्योगों पर अलग होता है और कुछ उद्योगों पर डिफरेंट रहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग उद्योगों पर इसका प्रभाव अलग अलग रहता है। नेक्स्ट है समक्रमिकता। समक्रमिकता क्या होती है? समक्रमिकता का मतलब है कि सभी उद्योगों और व्यापारियों को एक साथ प्रभावित करती है। सभी उद्योगों को, सभी व्यवसायों को एक ही प्रकार से प्रभावित करेगी। किस प्रकार से? अगर एक उद्योग में तेजी का दौर है तो दूसरे में भी तेजी का दौर प्रारंभ हो जाएगा, और एक में मंदी का दौर है तो दूसरे में भी मंदी का दौर प्रारंभ हो जाएगा। किस प्रकार से? अभी मैंने आपको बताया कि जो पूंजीगत उद्योग हैं उसमें मंदी रहेगी। जैसे पूंजीगत उद्योग है, यदि उनकी मांग कम हो गई है तो इफेक्ट क्या होगा, उस उद्योग में बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि मांग कम हो गई है तो प्रोडक्शन कम होगा और धीरे धीरे उद्योग बंद होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। अब बेरोजगारी बढ़ी तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, जो श्रमिक काम कर रहे थे उनकी इनकम कम हो गई, उनके पास पैसा नहीं है और वो खाने पीने की वस्तुओं पर व्यय कम कर देंगे, उनकी मांग कम कर देंगे। तो धीरे धीरे जो पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग थे उनकी मांग कम थी, धीरे धीरे उनकी वजह से दूसरी वस्तुओं की मांग भी कम हो गई, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में भी कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सभी, अगर उसमें तेजी का दौर चला तो दूसरे में भी तेजी का दौर होगा, और एक प्रकार के व्यवसाय में मंदी है तो दूसरे प्रकार के व्यवसायों में भी धीरे धीरे मंदी का दौर प्रारंभ हो ही जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ समय लगे इसके बीच में, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में मंदी फैलने में ये कुछ समय लग सकता है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट यदि हम देखें अंतिम रूप से सभी उद्योग इसकी चपेट में आएंगे। तो इस प्रकार से व्यापार चक्रों की एक विशेषता ये है समक्रमिकता। तो यहाँ पर हमने देखी व्यापार चक्रों की विशेषताएं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यापार चक्रों पर नियंत्रण के उपाय। देखिए, व्यापार चक्रों पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। दो उपाय अपना सकती है सरकार, प्रतिबंधात्मक उपाय और निवारणात्मक उपाय। तो होते क्या हैं हम देखते हैं। देखिए, प्रतिबंधात्मक उपाय क्या है और निवारणात्मक उपाय क्या होते हैं, दोनों को अलग अलग देखते हैं हम। तो प्रतिबंधात्मक उपाय क्या होते हैं? ऐसे उपाय होते हैं जो व्यापार चक्रों के आगमन को ही रोक देते हैं। यानी कि अगर ये उपाय सरकार पहले से अपना ले तो देश में व्यापार चक्र स्टार्ट ही नहीं होंगे, अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी रहेगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रतिबंधात्मक उपाय। प्रतिबंधात्मक उपाय का मतलब है कि यदि इन उपायों को अपनाया जाए तो व्यापार चक्रों को क्रियाशील होने से रोका जा सकता है। तो इसमें क्या उपाय अपना सकती है? सबसे पहला, मांग एवं पूर्ति में संतुलन। यदि सरकार अपने देश में मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखने में सफल हो जाती है, यानी कि दोनों में से मांग और पूर्ति में किसी में भी असंतुलन उत्पन्न नहीं हो पाए, तो व्यापार चक्र प्रारंभ ही नहीं होंगे। किस प्रकार से? देखिए, यदि अर्थव्यवस्था में
पहले मैं वृद्धि को लेकर चलती हूँ। यदि मांग में वृद्धि होती है और पूर्ति स्थिर है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएगी और धीरे धीरे तेजी का दौर प्रारंभ हो जाएगा। या मैं ये कह दूं कि मांग स्थिर है और पूर्ति लगातार बढ़ी जा रही है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कीमतें कम होना प्रारंभ हो जाएगी और मंदी का दौर प्रारंभ हो जाएगा। तो ये कब हुआ, जब मांग और पूर्ति दोनों में से यदि किसी में भी इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा तो व्यापार चक्र प्रारंभ होंगे। तो सबसे पहले यदि इन दोनों में ही संतुलन बनाए रखा जाए तो व्यापार चक्र प्रारंभ ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये एक तरह से रोग की जड़ को ही समाप्त कर दिया है, तो रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं ही नहीं रहेगी, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से ये है जो प्रतिबंधात्मक उपाय है इनकी तुलना हम वैक्सीनेशन से कर सकते हैं। यानी कि पहले से ही डोज दे दी, अब वो रोग होगा ही नहीं, पहले से ही संभावनाएं उसकी हमने समाप्त कर दी है। तो प्रतिबंधात्मक उपाय की तुलना में वैक्सीनेशन से हम कर सकते हैं। सेकंड आते हैं आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। जो आधारभूत उद्योग हैं एक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं, आधार प्रदान करते हैं, वो आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, जिसमें आप परिवहन ले सकते हैं, बांध, विद्युत परिवहन, ये सारी चीज़ें आधारभूत उद्योगों में सम्मिलित की जाती है। तो यदि इन उद्योगों का बैंकिंग भी, इन उद्योगों का यदि सरकार राष्ट्रीयकरण कर दे, नेशनलाइजेशन, यानी कि इन उद्योगों को अपने हाथ में ले ले, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा कि धीरे धीरे पूर्ण रोजगार की प्राप्ति की तरफ हम चले जाएंगे। क्योंकि सरकार के हाथ में है, सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, वो सभी का साथ, सभी का विकास करेगी, सभी को साथ लेके चलेगी। तो इसका इफेक्ट होगा कि जो वर्ग असमानताएं हैं वो जन्म नहीं लेगी, और जब इस प्रकार सभी का अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहेगा तो इसका इफेक्ट होगा कि व्यापार चक्र उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है प्रकृति पर निर्भरता में कमी। देखिए, यदि सभी चीज़ें हम प्रकृति पर निर्भर हैं तो असमानताएं उत्पन्न हो सकती है। किस प्रकार से हो सकती है, देखिए आप, यदि कृषि हमारी पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है, वर्षा प्राकृतिक है तो वर्षा पर निर्भर है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यदि वर्षा नहीं हुई तो कृषि भी खत्म है और बहुत ज़्यादा हो गई तब भी खत्म है। अगर सरकार यहाँ पर कुछ इस प्रकार के कृत्रिम उपाय अपनाए कि वर्षा नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में वो सिंचाई के साधनों की व्यवस्था कर दे तो हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, प्रोडक्शन बना रहेगा, मांग पूर्ति में संतुलन बना रहेगा। दूसरी तरफ यदि आप कह दो कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, उस समय क्या किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, फसलें खराब हो सकती है, उस समय आयात कर ले सरकार तुरंत, और उस समय यदि उन मांग की पूर्ति आयातों से कर दे तो भी कीमतें नहीं बढ़ पाएगी। तो दोनों ही अवस्था में यदि प्रकृति पर निर्भरता हमारी कम हो जाए तो इस प्रकार से व्यापार संतुलन की क्रियाशीलता को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है सट्टेबाजी पर रोक, यानी कि स्पेक्यूलेशन जो होता है, सट्टेबाजी की जो भी क्रियाएं हैं, ये सट्टेबाजी की क्रियाएं ही व्यापार चक्रों को जन्म देती है। सट्टेबाजी की क्रियाओं में क्या होता है, आर्थिक उच्चावचन प्रारंभ हो जाता है, हमारी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, और तेजी और मंदी के दौर प्रारंभ हो जाते हैं। तो यदि सरकार पहले से ही सट्टेबाजी की क्रियाओं पर प्रतिबंध लगा दे, रोक लगा दे, वैधानिक अनिवार्यताएं, वैधानिक कानून बना के इन पर रोक लगा दिया जाए तो सट्टेबाजी की क्रियाएं नहीं होंगी और व्यापार चक्रों का आगमन भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों में समन्वय। यदि सरकार अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन बैठा ले तो इसका इफेक्ट क्या होगा, व्यापार चक्र उत्पन्न नहीं होंगे। कभी कभी क्या होता है, मौद्रिक नीति कुछ और करना चाह रही है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य कुछ और है और राजकोषीय नीति का उद्देश्य कुछ और है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मात्रा है उसे कम करके संतुलन बनाया जाए। हो सकता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है और उसे कम करना है, तो मौद्रिक नीति में इस प्रकार के उपाय अपनाए जाएंगे केंद्रीय बैंक द्वारा कि वो मुद्रा की मात्रा कम हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ राजकोषीय नीति में सरकार अपनी जन कल्याणकारी छवि बनाने के लिए सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि कर दे, तो जो मौद्रिक नीति में उपाय किए थे वो सारे
असफल हो जाएंगे, दोनों में कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाएगी। तो राजकोषीय नीति इस प्रकार से मौद्रिक नीति को असफल कर देगी। लेकिन अगर राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में दोनों में समन्वय बना रहे, दोनों मिलकर काम करें, दोनों के उद्देश्य समान हो, तो इस प्रकार से व्यापार चक्र उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। दोनों में समानता बनी रहेगी, अर्थव्यवस्था में स्थिरता के उद्देश्य को ये आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रतिबंधात्मक उपाय यदि सरकार अपना लेती है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था को उन्होंने वैक्सीनेशन दे दिया है। अब वो रोग ही उत्पन्न नहीं हो पाएगा व्यापार चक्रों वाला। तो ये हमने देखे थे प्रतिबंधात्मक उपाय। अगला देखते हैं हम निवारणात्मक उपाय। अब निवारणात्मक उपाय क्या है? ये एक तरह से मेडिसिन है। किस प्रकार से मेडिसिन है? जब वैक्सीनेशन फेल हो गया, किसी भी कारण से कोई रोग लग गया है, तो उस समय अब उस रोग को लगने के बाद रोका जाएगा। वो किस प्रकार से रोका जाएगा? मेडिसिन लेके। तो वो कहलाएगा निवारणात्मक उपाय। यानी कि जब व्यापार चक्र प्रारंभ हो गए हैं अर्थव्यवस्था में, तो अब उन व्यापार चक्रों को किन उपायों के माध्यम से रोका जाए, वो निवारणात्मक उपाय कहलाएंगे। तो इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है? दो प्रकार के मुख्य रूप से उनके पास में दो हथियार है, ठीक है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं एंटीबायोटिक के साथ में एक मेडिसिन है सिंपल वाली। तो एक तो हो गया मौद्रिक नीति और दूसरी कौन सी हो गई? राजकोषीय नीति। अब मौद्रिक नीति में भी दो प्रकार के उपाय अपनाएगी, एक तो परिमाणात्मक उपाय है और दूसरा गुणात्मक उपाय है। परिमाणात्मक उपाय क्या है? जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक साथ मतलब कि लागू होंगे, और गुणात्मक उपाय जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र पर लागू होंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह के उपाय हो गए। जैसे कि आपने टैबलेट ली, शरीर में पूरी घुल गई वो, और एक आपने लगा दी आइडेक्स, पर्टिकुलर किसी भी जगह पे दर्द हुआ उस जगह आपने आइडेक्स लगा ली, तो वो आइडेक्स उसी जगह को रिलीफ करेगी। और वो यदि आपने दर्द की गोली ले ली है तो वो सभी पूरे शरीर को दर्द खत्म कर देगी। तो वो जो टैबलेट ली थी वो थी परिमाणात्मक उपाय एक तरह से, और जो गुणात्मक उपाय है वो है आयोडेक्स वाला, जो एक पर्टिकुलर जगह पे आपने लगा लिया। तो इस प्रकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को यदि कवर करना है, उसमें से व्यापार चक्रों का जो उन्मूलन है, या उसमें जिसको हम कह सकते हैं साख का नियमन करना है, तो फिर सरकार कौन से उपाय अपनाती है? परिमाणात्मक उपाय। इसमें क्या क्या क्रियाएं अपनाती है? बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं और नगद कोषानुपात। अब देखिए बैंक दर क्या होता है? बैंक दर जिस दर पर आरबीआई अपने सदस्य बैंकों को लोन देती है, और अगर अर्थव्यवस्था में तेजी का दौर प्रारंभ हो जाए, मुद्रास्फीति का दौर प्रारंभ हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है। इसका इफेक्ट क्या होता है? जब बैंक दर में वृद्धि हो जाएगी तो ऋण महंगे हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई कम हो जाएगी। मुद्रा की मांग कम होगी तो सप्लाई अपने आप कम आ जाएगी। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में तेजी के समय सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कम किया जाए और उपभोग में कमी लाई जाए। तो इस प्रकार से बैंक दरों में वृद्धि करके और मुद्रा की मात्रा में कमी की जा सकती है। नेक्स्ट है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें क्या करती है सरकार? खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब है कि सरकार द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। यानी कि जब अर्थव्यवस्था में मान लीजिए मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस समय अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को कम करना होता है, मुद्रा की मात्रा को कम करना है। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाएगा। जब प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाएगा, जनता के पास से लिक्विडिटी कहाँ जाएगी? बैंकों में। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा सीमित हो जाएगी, कम होगी, और तेजी के दौर में कमी आना प्रारंभ हो जाएगी। देखिए मंदी के दौर में इसके विपरीत क्रियाएं होती है। मंदी के दौर में खुले बाजार से क्रय करना प्रारंभ कर देगी प्रतिभूतियों को, और जनता के हाथ में जब मनी जाएगी, पैसा जाएगा, लिक्विडिटी जाएगी, तो उनका उपभोग बढ़ जाएगा। अगला उपाय है नगद कोषानुपात। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? नगद कोषानुपात क्या होता है? प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग आरबीआई के पास जमा रखना होता है, तो वो कहलाता है नगद कोषानुपात। अब तेजी के समय सरकार क्या, आरबीआई क्या करेगा? इस नगद कोषानुपात की दर में
वृद्धि कर देगा। जब इस नगद कोषानुपात की दर में वृद्धि कर दी जाएगी तो बैंकों को अपनी जमाओं का अधिक भाग आरबीआई के पास रखना पड़ेगा और उनकी ऋण देने की क्षमता कम हो जाएगी, मार्केट से लिक्विडिटी भी, मुद्रा की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो उपाय हैं ये है परिमाणात्मक उपाय। नेक्स्ट है गुणात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय होता है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव क्या होता है, इसमें देखिए किसी पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। अब साख की राशनिंग, इसमें फर्स्ट उपाय मैं बताती हूँ आपको, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी कि बैंक क्या करे, साख के प्रसार को यदि किसी क्षेत्र विशेष में रोकना चाह रही है तो क्या किया जाएगा। अब मान लीजिए सरकार चाहती है कि पूंजीगत उद्योगों के क्षेत्र में मुद्रा की मात्रा कम की जाए, तो बैंकों को ऑर्डर देगी कि उन क्षेत्रों में आप साख की मात्रा कम कर दीजिए, उन क्षेत्रों में आप पैसा कम दीजिए ऋण के रूप में। या मैं ये कह दूं कि जब उद्योगों का विकास करना चाह रही है या फिर एग्रीकल्चर का विकास करना चाह रही है, पर्टिकुलर एक क्षेत्र का, एक एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास करना चाहती है, तो सरकार बैंकों को निर्देश देती है या आरबीआई बैंकों को निर्देश देता है, चूंकि मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा ही जारी की जाती है, रेगुलेट की जाती है, तो यहाँ पर आरबीआई बैंकों को निर्देश देता है कि आप कृषि क्षेत्रों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में कृषि क्षेत्रों में ऋण ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और उन क्षेत्रों का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुणात्मक उपाय में पहला था साख की राशनिंग। सेकंड है उपभोक्ता साख नियंत्रण। उपभोक्ता साख नियंत्रण क्या है, कंट्रोल ऑन कंज्यूमर्स क्रेडिट, यानी कि जब आपने देखा होगा उपभोक्ता वस्तुएं जितनी भी है, यदि उनकी मांग बहुत बढ़ जाती है और आरबीआई उनकी मांग को कम करना चाह रहा है, तो फिर वो उपभोक्ता उधार को कम कर देता है, उपभोक्ता साख पर नियंत्रण करता है। आपने देखा होगा, एक सिंपल एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि बैंकों द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए, यानी कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, या इसी प्रकार से कार हो गई या बाइक हो गई, तो इन वस्तुओं को खरीदने के लिए लोन दिए जाते हैं। और भी इस प्रकार की वस्तुएं हैं, तो इन सबको खरीदने के लिए बैंकों द्वारा लोन दिया जाता है। यदि इस प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब भी कीमतें बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से इन वस्तुओं की मांग में यदि कमी करना चाहती है, तो इन क्षेत्रों में ऋण देना कम कर देती है बैंकें, तो उन पर भी नियंत्रण स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है नैतिक दबाव, मॉरल प्रेशर, यानी कि यहाँ पर आरबीआई अपने बैंकों को निर्देश देता है, आदेश देता है कि आप इन क्षेत्रों में कम उधार दीजिए, कम साख निर्गमन कीजिए। ये एक जिसको हम बोल सकते हैं नैतिक दबाव है। सिर्फ यहाँ पर एक आरबीआई इंस्ट्रक्शन जारी करता है बैंकों के लिए कि आप इन क्षेत्रों में कम उधार दीजिए, साख का निर्गमन कम कीजिए। तो इस प्रकार से नैतिक दबाव डालकर भी साख को नियंत्रित किया जा सकता है, व्यापार चक्रों को रोका जा सकता है। व्यापार चक्र कैसे रुकेंगे, जिस क्षेत्र में तेजी ज़्यादा है उस क्षेत्र में बोल सकते हैं कि आप साख कम दीजिए, या जिस क्षेत्र में मंदी का दौर है उन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा उधार दी जाए, साख दी जाए। तो इसका इफेक्ट होगा कि उन क्षेत्रों में पैसा मिलेगा और मंदी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो ये था नैतिक दबाव। इसके अलावा मौद्रिक नीति के अलावा सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से भी व्यापार चक्रों पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। राजकोषीय नीति सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा नियमित होती है, मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा नियमित होती है। अब राजकोषीय नीति में सरकार क्या कर सकती है, सार्वजनिक व्यय नीति, यानी कि सरकार जो हम उनकी व्यय नीति है, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि तेजी की अवस्था चल रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर सरकार अपने व्ययों में क्या करेगी, कमी करेगी, ठीक है, या हाँ व्ययों में क्या करेगी, धीरे धीरे कमी करेगी। जब सरकार अपने सरकारी व्ययों में कमी कर देगी, जिसका इफेक्ट होगा मार्केट में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। या मैं ये कह दूं मंदी की अवस्था है इसके विपरीत, तो सरकार क्या करेगी, लोगों की उपभोग क्षमता बढ़ाने के लिए, मांग में वृद्धि करने के लिए जन कल्याण योजनाओं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट करेगी, व्यय करेगी। इसका इफेक्ट होगा कि लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ेगी और धीरे धीरे मांग उत्पन्न होगी। जब मांग उत्पन्न होगी तो उद्योग धंधे फिर से स्टार्ट होंगे और बेरोजगारी समाप्त होगी, उत्पादन बढ़ने लगेगा और मंदी की अवस्था पुनरुत्थान की अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से भी सरकार इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है।
नेक्स्ट है टैक्स पॉलिसी, कर नीति। सरकार अपनी कर नीति के माध्यम से भी व्यापार चक्रों को नियंत्रित कर सकती है। किस प्रकार से नियंत्रित कर सकती है? तेजी की अवस्था में जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा वो मांग करने लगते हैं, ऐसी सिचुएशन में सरकार टैक्स बढ़ा देती है, नए टैक्स लगा सकती है या पुरानी दरों में वृद्धि कर देती है। इस प्रकार से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कहाँ जाती है? करों के रूप में सरकार के पास चली जाती है और मांग कम होने लगती है, कीमतों पर नियंत्रण स्थापित हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि मंदी की अवस्था है, लोगों के पास किसी भी प्रकार से परचेजिंग पावर नहीं रही है, उनके पास इनकम नहीं है, ऐसे सिचुएशन में सरकार क्या करती है? कर की दरें घटा देगी। जब टैक्स रेट कम कर दी जाएगी तो इसका इफेक्ट होगा, उतना पैसा जो सरकार के पास जाता वो लोगों के पास बचना प्रारंभ हो जाएगा। और जब लोगों की इस क्रय शक्ति बढ़ेगी तो उनकी मांग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे व्यापार उद्योग धंधे काम करना प्रारंभ कर देंगे और मंदी पर रोक लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से कर नीति भी व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण नीति। सार्वजनिक ऋण नीति में सरकार क्या करेगी? जब व्यापार चक्रों में तेजी का दौर है, ऐसे सिचुएशन में सरकार क्या कर सकती है? तेजी के समय अपने ऋणों को जो पहले से सरकार नए ऋण लेना प्रारंभ कर देगी जनता से। जब सरकार नए ऋण लेना प्रारंभ करेगी, इसका इफेक्ट होगा कि जनता का पैसा सरकार के पास जाएगा और जब पैसा सरकार के पास जाएगा, इसका मतलब लोगों की क्रय शक्ति कम होने लगेगी। क्रय शक्ति कम होने का इफेक्ट क्या होगा? धीरे धीरे फिर से वस्तुओं की कीमतें कम होती जाएगी, पुराने स्तर पर लौट आएगी और तेजी का दौर समाप्त होने लगेगा, कीमतें कम होने लगेंगी। इसके विपरीत यदि मंदी का दौर है तो सरकार ने जो भी पुराने ऋण लिए हैं वो पुनः चुकाना प्रारंभ कर देगी। जब सरकार पुराने ऋण चुकाएगी तो इसका इफेक्ट होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाएगी और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई बढ़ेगी, इसका इफेक्ट होगा, उद्योग धंधे फिर से प्रारंभ होंगे मांग बढ़ने के कारण। तो धीरे धीरे नए उद्योग धंधे, पुराने उद्योग धंधे भी स्टार्ट होंगे, नए भी स्टार्ट होंगे मांग के कारण और मंदी का दौर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो इस प्रकार से ये उपाय अपनाकर सरकार व्यापार चक्रों पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। तो यहाँ हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के व्यापार चक्रों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, किस नीति को अडॉप्ट किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा ये एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ, व्यापार चक्र। इस टॉपिक में यदि आपको कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है, आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर आप इसी पर यूट्यूब पर ही आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।